हेलो। आज हम इस वीडियो में ग्रुप 16 के कुछ और प्रॉपर्टीज़ और कुछ उसके कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है, जैसे कि H2O हुआ, H2S हुआ, H2AC, H2TE, यानी कि वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड और हाइड्रोजन टेलोराइड, हम इसको कह सकते हैं। इसके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर। तो आप लोग देख रहे हो कि डाटा यहाँ पे दिया गया है कि वाटर से H2S का जो MB और BP होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डिक्रीज़ करता है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, हम इसको समझते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, यानी कि ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन वाटर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर इट इज़ लिक्विड। एक्चुअली है क्या कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, स्मॉल साइज स्मॉल होता है। तो क्या कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि H एक है, एक A है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज बनेगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण वाटर जो होता है वह लिक्विड होता है। लेकिन कहता है कि ग्रुप 16 के अदर हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनका साइज जो होता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 का जो साइज होता है ऑक्सीजन को छोड़कर, वो साइज बड़ा होता है और बड़ा साइज होने के कारण उनके कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे देखें कि सल्फाइड्स में, हाइड्रोजन सल्फाइड में H हुआ या सल्फर हुआ, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अधिक नहीं होती है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को उतना अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले जितना कि ऑक्सीजन कर लेता है। फर्स्ट बात। दूसरी बात कि सल्फर का साइज भी बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो छोटे साइज पे अगर निगेटिव चार्ज हो और बड़ा साइज पे अगर एक निगेटिव चार्ज हो, सपोज दैट, तो छोटे साइज पे निगेटिव चार्ज का डेंसिटी अधिक हो जाएगा और बड़े साइज पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। तो जब निगेटिव चार्ज डेंसिटी ही कम रहेगा तो उसके कारण अट्रैक्शन जो होगा वह कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक सल्फाइड्स मॉलिक्यूल और दूसरे सल्फाइड्स मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वह कम होगा। इतना कम होगा कि वह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल वहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 16 के, उनका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जिसके कारण उनके हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिंपल उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि हम H2S से लेकर H2AC फिर H2TE की तरफ हम मूव करें तो मोलर मास बढ़ता है, क्योंकि सल्फर का मास बढ़ेगा, सल्फर से अधिक मास सेलेनियम का होगा, सेलेनियम से अधिक मास टेलोरियम का होगा, तो इनका मोलर मास बढ़ेगा और मोलर मास बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर? इस बात को यहाँ पे लिखा भी गया है कि इन अदर हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हाइड्रोजन बॉन्ड डजंट फॉर्म ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स वाई दे
exist in form of gas, but on moving H2S to H2T, molar mass increase and van der Waals force of attraction increase. On moving H2S to H2T, MP and BP are increase. क्लियर? एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि ऑक्सीजन के स्मॉल साइज और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण वह लिक्विड होता है। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के अदर एलिमेंट्स के ऑक्सीजन को छोड़कर ग्रुप 16 के बाकी जो एलिमेंट्स है उनके हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि उन एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। उनके हाइड्राइड्स में सिंपल van der Waals फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। लेकिन H2S से H2T के तरफ मूव करने से मोलर मास बढ़ता है। मोलर मास बढ़ने से van der Waals फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ता है। van der Waals फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ने से इनका MP और BP बढ़ता है, H2S to H2T। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ पे। तो कहता है कि H2O से H2AC H2T के तरफ अगर हम मूव करें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो सिंपल सा रीज़न है कि ऑक्सीजन से सल्फर का साइज बड़ा होता है, सल्फर से सेलेनियम का साइज बढ़ता है, अधिक होता है, सेलेनियम से टोलोडियम का साइज अधिक होता है। और जितना अधिक एटम का साइज होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो होता है वह 96 पिकोमीटर का होता है, यानी कि इनकी दूरी, क्योंकि इसका साइज अगर ये लें तो ऑक्सीजन का भी साइज छोटा है, लेकिन यहाँ पे इसका साइज हाइड्रोजन का साइज ये है तो सल्फर का साइज क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण दोनों के बीच की न्यूक्लियस की दूरी अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन का साइज ये है तो सेलेनियम का साइज क्या होगा, और अधिक बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण इनके बीच के न्यूक्लियस की दूरी अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का साइज अगर हम यहाँ पे ए मानते हैं तो टोलोडियम का साइज ए हो जाएगा, जिसके कारण इनकी बीच की दूरी अधिक हो जाएगी। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि ग्रुप 16 में ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ेगा और एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, दैट्स वाई बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। और एक बात आप जानते हैं कि बॉन्ड जितना ही अधिक बड़ा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड की मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, यानी कि बॉन्ड की मजबूती घटेगा। और बॉन्ड की मजबूती घटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, यानी कि बॉन्ड जितना ही बड़ा होगा उतना ही आसानी से टूट जाएगा। क्लियर? और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात होता है, MP और BP का जो बात होगा तो वह बात होगा कि एक H2O के मॉलिक्यूल से दूसरे H2O के मॉलिक्यूल को दूर करना है, एक H2S से दूसरे H2S को दूर करना है, तो यह MP BP की बात होगी। क्लियर? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात जब होगी तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से तोड़ना है, हाइड्रोजन को सल्फर से तोड़ना है। क्लियर? तो यह एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो MP BP की बात होगी,
और यह बॉन्ड जब टूटेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का या हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का, तो यह बात हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हुआ। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है कि बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा आपको बहुत बढ़िया से समझना होगा। बॉन्ड एंगल क्या कहता है? तो कहता है कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है 1 से 4 डिग्री का होता है। इसमें 92 का होता है, इसमें 91 का होता है, इसमें 90 का होता है। आखिर क्यों होता है? बहुत ज़्यादा का वेरिएशन है, आखिर क्यों होता है? तो कहता है कि H2O में इन H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और अदर हाइड्राइड्स में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। इन अदर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 हाइब्रिडाइजेशन के लिए HYB लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन डजंट टेक्स प्लेस। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं तो क्या होगा? प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? और जब प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वह नियर अबाउट लगभग 90 डिग्री के पास होगा। बॉन्ड एंगल जो होगा नियर अबाउट 90 डिग्री के पास होगा। क्लियर? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जियोमेट्री जो होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। माने कुछ इस टाइप से होगा। टेट्राहेड्रल इस टाइप से हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का लोन पेयर हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग जानते हो कि अगर प्योर टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109.28 का होता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना का आता है? 104 डिग्री का है। तो 104 डिग्री के बॉन्ड एंगल होने के पीछे रीज़न ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। LP लिख देते हैं। लोन पेयर के बीच में रिपल्सन अधिक होगा, और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन अधिक होने के कारण यहाँ पे लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन हो जाएगा। और जब इनके बीच में रिपल्सन होगा तो बीच का एंगल जो होगा क्या होगा? ये दूसरे माने दोनों एंगल एक दूसरे के पास आएगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वह डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का होता है। क्लियर? तो मेन चीज़ ये है कि H2O में हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाकी किसी हाइड्राइड्स में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं तो बॉन्ड एंगल 90 के आसपास में होगा। क्लियर? उसके बाद कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात करता है कि H2O से ज़्यादा एसिडिक H2S होता है, H2S से ज़्यादा एसिडिक H2SE होता है, और H2SE से ज़्यादा एसिडिक जो होता है वह H2TE होता है। तो सिंपल सा ऊपर में आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है, इससे हाइड्रोजन और सल्फर का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होता है, और इसका और कम होता है, इसका और कम होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होने से क्या होगा? बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो H+ आयन तेज़ी से रिलीज होगा। और हम जानते हैं कि जो स्पेसीज वाटर में जाने के बाद H+ आयन जितना ही तेज़ी से देता है, जितना अधिक तेज़ी से वहाँ से H+ आयन निकलता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत कम है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलेगा बहुत तेज़ी से निकलेगा, तो इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी होगा सबसे ज़्यादा होगा। H2O का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या है? अधिक है। तो बॉन्ड आसानी से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो यहाँ से H+ आयन तेज़ी से रिलीज होगा नहीं, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इस सब के तुलना में कम हो जाएगा। क्लियर? किसी बात को लिखें
we know that the species as rapidly as release H+ ion in water are more acidic, यानी कि जो स्पेसीज वाटर में तेजी से H+ आयन देता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज करेगा। देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगा वह डिक्रीज करेगा। एंड रिलीजिंग ऑफ H+ आयन इंक्रीज, और H+ आयन का जो रिलीजिंग होगा वह तेजी से होगा। एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, जिससे क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा यह होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। उसके बाद कहता है कि अगर जहाँ से H+ आयन रिलीज हो रहा है तेजी से, वह H किसी और से जाकर कंबाइन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस कंपाउंड्स का रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रहा है, कंपाउंड का रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि H+ आयन अगर निकालने की क्षमता अधिक हो तो उसका रिड्यूसिंग पावर अधिक होता है, यानी कि H2O से H2Ac की तरफ अगर हम मूव करें तो रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक नया प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखा जाए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि H2O, H2Ac, H2T, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है। कहता है कि इसका -286 है, इसका -20 है, इसका 73 है, इसका 100 है। दूसरा चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि यह निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन कम एक्सोथर्मिक है। यह इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होगा कि हीट गेन करेगा, यानी कि यह वाटर बनेगा, यानी कि अगर हम लिखें 2H2 + O2, अगर H2O बनेगा यहाँ पे तो यह गैस है, यह गैस है, यह लिक्विड बनेगा। क्लियर। तो इसका अगर हम वॉल्यूम पे बात करें तो इसका 2 यूनिट वॉल्यूम, इसका 1 यूनिट वॉल्यूम से प्रोडक्ट कितना बना, 2 यूनिट वॉल्यूम। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम होगा रिएक्टेड के वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट लेस है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से। इसका मतलब क्या होगा कि इंट्रॉपी डिक्रीज होगा, इंट्रॉपी डिक्रीज होगा। तो इंट्रॉपी डिक्रीज होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। आई होप बात समझ गए होंगे कि जहाँ पे इंट्रॉपी डिक्रीज होगा वहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, तो यह हीट रिलीज करेगा। लेकिन अब बात रहा कि इतना अधिक रिलीज कर रहा है, बहुत अधिक रिलीज कर रहा है, तो बहुत अधिक इसलिए रिलीज कर रहा है कि वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो फॉर्म करेंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म करने के कारण मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन और अधिक होगा, और जितना अधिक मॉलिक्यूल के बीच में एट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी उतनी ही डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो वो जो एनर्जी है, वो जो हीट, वह जो एनर्जी है वह हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो होता है वह लिक्विड बन जाता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण वहाँ से जो हीट का रिलीजिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। क्लियर। H2S में हम देखें कि H2, चलिए S8 हम इसको लेते हैं, H2S लिखते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 8 कर देते हैं। यह गैस है,
यह गैस है। क्लियर, ये सॉलिड होता है, लेकिन यह सॉलिड होता है, यहाँ से हीट बहुत कम रिलीज हुआ। तो कहता है कि यहाँ से हीट जो हुआ वह कम रिलीज हुआ। एक तो आप देख रहे हो कि यह गैस है, या गैस है, या 8 यूनिट वॉल्यूम है, या 8 यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपस में लगभग का बराबर है। तो यहाँ पे तो इंट्रोपी चेंज हो नहीं रहा है, तो जो भी हीट थोड़ा सा निकल रहा है और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड निकल रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड निकल रहा है। क्योंकि एक बात आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है वहाँ पे हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो हीट रिलीज हुआ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी है। क्लियर। अब आप कहोगे कि सर तो यहाँ पर भी अगर हीट रिलीज नहीं हो रहा है, जैसे कि H2 प्लस हम AC की बात करें तो H2AC बनेगा, तो यहाँ पर भी तो इंट्रोपी में जो चेंज है, यानी कि डेल्टा एस जो है इंट्रोपी चेंज है, डेल्टा एस है वो भी तो जीरो है। तो यहाँ पर भी तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी या रिलीज होना चाहिए, रिएक्शन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन एक्सोथर्मिक हो जा रहा है। इसके पीछे सर आप क्या बोलेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो ये बात आप लोग समझ गए हैं कि कोई भी सॉलिड सबस्टांस जो होता है वह पहले सॉलिड जो होता है, कोई भी सॉलिड सबस्टांस जो होता है, चलिए हम एस लिखते हैं यहाँ पे, कोई भी सॉलिड होता है, चलिए आसपास लिखते हैं, कोई भी सॉलिड होता है वो लिक्विड में जाता है। क्लियर। तो ये जो एटोमाइजेशन इंथैल्पी होता है, एटोमाइजेशन इंथैल्पी जो होता है, एटोमाइजेशन इंथैल्पी क्या है भाई? तो 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैस में, सॉरी ये गैस होता है, लिक्विड नहीं गैस होता है। कहते हैं कि 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट कर देने के लिए जो एनर्जी या जो हीट कहिए, क्योंकि इंथैल्पी कहना है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल सॉलिड into 1 mole gas is known as the atomization enthalpy। क्लियर। तो चूंकि सेलेनियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है तो उसका एटोमाइजेशन इंथैल्पी अधिक होगा, और एटोमाइजेशन इंथैल्पी अधिक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगा, मतलब कि ओवरऑल रिएक्शन से कितना हीट हमको देना पड़ रहा है, कितना हीट वह निकाल रहा है, यानी कि एटोमाइजेशन इंथैल्पी के फॉर्म में हम कितना हीट दे रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी के रूप में वह कितना हीट रिलीज कर रहा है। क्लियर। तो ओवरऑल हीट जो होता है रिएक्शन होने में, ओवरऑल हीट जो चेंज होता है, इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन को हीट रिक्वायर्ड है कि वह रिलीज कर रहा है, इसके बेसिस पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक होता है। जैसे कि इसका एटोमाइजेशन इंथैल्पी अगर 5 जूल हो जाए, सपोज दैट एक हम आंकड़ा समझते हैं 5 जूल हो जाए, और बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर 3 जूल हो, तो ऐसे कंडीशन में 2 जूल तो हीट इसको रिक्वायर ही ना हो गया, तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा? इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एटोमाइजेशन इंथैल्पी अगर 5 जूल हो और बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी जो हो या वह 7 जूल हो जाए, तो 2 जूल हीट इसने क्या किया? इसने रिलीज कर दिया, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और इसको चाहिए या कम या रिलीज उतना नहीं किया, इसको चाहिए तो यह इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप समझ गए होंगे कि सेलेनियम का और टेलुरियम का, यानी कि सेलेनियम का और टेलुरियम का MPBP अधिक होता है, जिसके कारण उसका एटोमाइजेशन इंथैल्पी अधिक होता है, और एटोमाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू का मान अधिक होने के कारण रिएक्शन जो होता है वह इंडोथर्मिक हो जाता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे हम लोग बात करेंगे। तो कहता है कि ग्रुप 16 के सभी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से ही रिएक्शन हो जाए, एक एटम से तो O2 बनता है, फिर O3 बनता है, यानी कि इसको तो हम ऑक्सीजन ही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। सल्फर जो है SO बनाता है, सल्फर मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड,
H2O7, इसको हम अदर ऑक्साइड्स है। कहता है कि सेलेनियम जो होता है वो मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता है, लेकिन सेलेनियम डाइऑक्साइड भी बनाता है, ट्राई ऑक्साइड भी बनाता है। टेलुरियम है वही भी मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड बनाता है। पोलोनियम है ये भी मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड बनाता है। कहता है कि एक्सेप्ट Ac ऑल एलिमेंट्स फॉर मोनो ऑक्साइड, Ac को छोड़कर सभी मोनो ऑक्साइड बनाएंगे। अब हम इसका हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज का। तो कहता है कि SO2 जो होता है वह एक गैस होता है, और SO2 का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो आप लोग एक चीज़ जानते हो, ना जानते हो तो यहाँ पे देख लो कि सल्फर के एक्साइटेशन इन एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस टाइप से होगा कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 3p1 में चला जाएगा। ये सल्फर के हम इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं, इसको फर्स्ट ES कहते हैं, एक्साइटेशन स्टेट। और एक बात आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पी ऑर्बिटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, ओवरलैपिंग करे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, या इसके पी से, या इसके पी से, या इसके डी से। तो अगर एक एलिमेंट्स एक से अधिक बार दूसरे एलिमेंट से ओवरलैप करता है तो एक ओवरलैपिंग उसका एक्सियल होता है, दूसरा ओवरलैपिंग लेटरल होता है। और एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड होता है वह इसके पी ऑर्बिटल्स और इसके पी ऑर्बिटल्स के बीच में बना है, जिसको हम पी पाई बॉन्ड कहेंगे। ये जो पाई बॉन्ड होता है इसके पी ऑर्बिटल्स माने ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और सल्फर के डी ऑर्बिटल्स के बीच में बना है, इसलिए हम इसको पी पाई बॉन्ड कहेंगे। क्लियर। और एक बात हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल्स को कंसीडर करते हैं, पाई ऑर्बिटल्स को तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा SO2 का वह sp2 होता है, sp2 होता है। तो sp2 होता है तो ज्योमेट्री जो होता है इसका, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। लेकिन चूंकि सल्फर पे एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण इसका जो शेप होता है वह एंगुलर हो जाता है। शेप क्या होता है, एंगुलर हो जाता है। क्लियर। उसके बाद कहता है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड है, यह व्हाइट रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कहता है कि यह सॉलिड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है वह नॉन प्लेनर पोलीमेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि SO2 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट किस रूप में करता है। तो देखिए यह क्या है, एक SO2 फिर दूसरे SO2 से बन रहा है ना, SO2 इस टाइप से एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है, इस रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यही ACO2 की हम बात करें, सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करें, तो गैसियस स्टेट में जो एग्जिस्ट करेगा वह SO2 के जैसा होगा, यानी कि एंगुलर होगा। कैसा होगा, एंगुलर, या एंगुलर होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा, तो उसी टाइप से होगा। उसके बाद कहता है कि टेलुरियम डाइऑक्साइड और पोलोनियम डाइऑक्साइड जो है वह व्हाइट रंग का आयनिक सॉलिड होता है, व्हाइट रंग का आयनिक सॉलिड होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइऑक्साइड पे। तो SO3 जो होता है वह एक गैस होता है। SO3 क्या है भाई, गैस है। और SO3 का जो फॉर्मेशन होता है वह सल्फर के सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में होता है, सल्फर के सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में होता है, यानी कि S वाला इलेक्ट्रॉन भी जो पेयर था वो अनपेयर में चला गया, यानी कि 3D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 3 ऑक्सीजन के एटम्स इस टाइप से आएंगे, प्रत्येक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, तो इसका इस टाइप से ओवरलैपिंग होगा। क्लियर। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्ड भी होगा और 2 बॉन्ड पी पाई होगा। क्लियर। कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखोगे तो sp2 ही होता है,
वहाँ पर भी sp2 था, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब चूंकि अब तो यहाँ पे लोन पेयर बचा नहीं, तो लोन पेयर बचा नहीं, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो शेप होता है वह ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। क्या शेप होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो SO3 का शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता है, जबकि SO2 में लोन पेयर होने के कारण शेप उसका एंगुलर हो जाता है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह सेम होता है। इस चीज को याद रखा जाएगा। कहता है कि ग्रुप 16 के जो भी ऑक्साइड्स हैं, चाहे वह तो डाइऑक्साइड हो या ट्राइऑक्साइड हो, सभी के सभी ऑक्साइड्स जो होते हैं वे एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नोट करके लिख दिए हैं, इसको याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है। कहता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम SO2 टू TiO2, यानी कि हम कह सकते हैं कि SO2 होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि TiO2 जो होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सिंपल इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि SO2 जो है वह SO3 बनाना चाहता है, यानी कि अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चाहता है कि हम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, क्योंकि सल्फर का जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अब पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्टेबल होता है। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को यह लूज करेगा, तो यह खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस होगा। जबकि आप जानते हैं कि TiO2 जो होता है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण वह +6 में जाना नहीं चाहता है, +6 में जाना नहीं चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कहीं ना कहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से ऑक्सीजन का रिलीजिंग तेजी से होगा, और ऑक्सीजन का रिलीजिंग जब तेजी से होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको ऐसे भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, और कहता है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड, SF2 को हम सल्फर डाइफ्लोराइड कहेंगे, इसको सल्फर टेट्राफ्लोराइड कहेंगे, इसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहेंगे, यानी कि डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड। अगर हम फ्लोरीन को हाइड्रोजन कहें तो डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड का यह फॉर्मेशन करता है। क्लियर? एक चीज आप लोग यहीं पे क्लियर कर लें कि अगर हाइड्रोजन का साइज बढ़ रहा है, यानी कि फ्लोरीन से हम क्लोरीन जाए, क्लोरीन से ब्रोमीन जाए, ब्रोमीन से आयोडीन जाए, तो हाइड्रोजन का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और हाइड्रोजन के साइज बढ़ने से क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा तो बॉन्ड क्या होगा? आसानी से टूटेगा। अब बॉन्ड जब आसानी से टूटेगा तो ऐसे कंडीशन में जो कंपाउंड होंगे वे बहुत स्टेबल नहीं होंगे। इसी बात को कहा जाता है कि एज वेल एज साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर? तो चाहे वो किसी भी टाइप्स का हाइलाइट्स हो, अगर हाइड्रोजन का साइज बढ़ेगा, यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वह कम होते जाता है। क्लियर? तो कहता है कि, और दूसरी चीज एक और बात कहता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अधिक स्टेबल होता है सल्फर हेक्साक्लोराइड से। तो कहता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्टेबल होता है सल्फर हेक्साक्लोराइड से। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो सिंपल सा आप लोग बात समझ सकते हैं कि सल्फर पर 6 क्लोरीन एटम है, 6 क्लोरीन एटम है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है ऑक्टाहेड्रल में, और 6 क्लोरीन एटम है Cl। तो Cl का साइज क्या है? 12 है। Cl का साइज क्या है? 12 है। फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है।
तो एक सल्फर पे छोटे छोटे 6 एटम्स आराम से लग सकते हैं, बड़े बड़े 6 एटम नहीं लग सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े एटम्स आएंगे तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल अवरुद्ध उसके आसपास में, जैसे कि ऐसे में सोच सकते हो कि एक आदमी, एक छोटा सा सीट हो और एक पतले पतले आदमी बैठे हो, तो उसके अगल बगल में पतले पतले अधिक आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अगल बगल में मोटे मोटे अधिक आदमी नहीं बैठ सकते हैं। तो एक मोटा दूसरे मोटा को क्या करेगा, धक्का देगा। तो इसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण HCl6 सल्फर हेक्साक्लोराइड जो होता है वह सल्फर हेक्साफ्लोराइड की तुलना में लेस स्टेबल होता है। क्लियर। तो ये बात आप लोग आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है कि ऑल फ्लोराइड्स आर गैसियस एंड, कहता है कि सभी फ्लोराइड्स जो होते हैं, ऑल फ्लोराइड्स आर गैसियस एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें, तो शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। उसके बाद कहता है कि उसके बाद कहता है कि SF4 जो होता है, SF4 या गैस होता है, SF4 जो होता है वह गैस होता है, TF4 जो होता है वह लिक्विड होता है, और TF4 जो होता है वह सॉलिड होता है। ऐसे क्यों? तो आप कह सकते हैं कि इसका मोलर मास क्या है, कम है, तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये गैस होगा। इसका मोलर मास अधिक है तो ये लिक्विड होगा। इसका मोलर मास और अधिक है तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा और अधिक होगा, तो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ से इस बात को लिख भी दिए हैं कि SF4 से TF2 से बढ़ने पर मोलर मास इंक्रीज होगा, तो मोलर मास इंक्रीज होगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, हेंस SF4 इज गैस और लिक्विड और सॉलिड हो जाता है। क्लियर। कहता है कि जो भी SF4 टाइप का जो कंपाउंड्स है, SF4 टाइप्स का जो कंपाउंड्स है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP3 होता है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल होता है, और शेप जो होता है शीशा होता है। शीशा आप लोग ये शेप होता है, जैसे कि ना बच्चों के जो खेलने वाला होता है इस टाइप से झूला जो झूलते रहते हैं उसको शीशा कहते हैं, यही शीशा होता है। क्लियर। कहता है कि AC जो होता है ACCl2 और ACBr2 का भी फॉर्मेशन करता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है और ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल आता है। लेकिन फिर अब 2 लोन पेयर होने के कारण शेप जो इसका उसका वह एंगुलर हो जाएगा। कैसे शेप हो जाएगा, एंगुलर। जो वाटर का केस होता है, वाटर सिंपल वाटर के जैसा इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा और वाटर के जैसा शेप होगा। क्लियर। कहता है कि सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, यह मोनोहाइलाइड्स का भी फॉर्मेशन करता है। मोनोहाइलाइड यानी कि एक सल्फर से एक क्लोरीन, एक से सेलेनियम से एक ब्रोमीन ऐसा जुड़ा होगा। तो आप जानते हो कि सल्फर में 1 2 3 4 5 6 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया, बच्चा क्या 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन के कारण यह ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। और ये बात आप जानते हो कि ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जो होता है वह स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या करता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए HCl जो है आपस में डाइमेराइज कर जाता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में इसके मिल गए और यह डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि डाइमेराइज कर देता है, डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है। तो डाइमर का फॉर्मेशन क्यों करता है, तो एक चीज़ को याद कर रखिएगा, ड्यू टू द गेनिंग ऑफ स्टेबिलिटी इट फॉर्म डाइमर। अब कहते हैं कि ACCl2 में AC का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +2 है, तो यह क्या करता है, यह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है, यानी कि ऐसा रिएक्शन शो करेगा जिसमें अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा, यानी कि +2 से +4 में भी चला जाएगा और 0 में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, बढ़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, घट गया। तो वैसे जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए एक ही रिएक्शन में, अगर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी जाए घट जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो होता है
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी यह शो करता है। क्लियर। तो इसके साथ ही ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का जनरल प्रॉपर्टी है वह खत्म हो गया। अब इसके एक कंपाउंड्स की हम लोग बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड है डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन में O2 जो होता है, O2 को हम डाई ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन भी हम कहते हैं। कहता है कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि हम ऑक्साइड्स को, जैसे यह मरकरी का ऑक्साइड है, इसको हम हीट कर दें तो मरकरी और ऑक्सीजन मिलेगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड को हीट करें या MnO2 का रिएक्शन H2SO4 से करा दें, Na2O2 यानी कि सोडियम पर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करा दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि ऑक्साइड से भी हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। उसके बाद साल्ट से भी, जैसे कि NaNO3 है, इसको अगर हम हीट कर दें तो NaNO2 में टूट जाता है, ऑक्सीजन निकलता है। K2Cr2O7 है, इसको अगर हम हीट कर दें तो ऑक्सीजन निकल जाता है। तो साल्ट से भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। लैब में ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। तो कहता है कि पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं तो पोटेशियम पर क्लोरेट में चेंज हो जाता है, और फिर इसी पोटेशियम पर क्लोरेट को क्या करते हैं कि और ज़्यादा हीट कर लेते हैं तो वह ऑक्सीजन देता है। यानी कि लैब में बनाने का मेथड्स है। स्टैंडर्ड 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट को पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ गर्म करने से ऑक्सीजन निकलता है। 6th या 7th में पढ़े थे तो उस समय याद किए थे, वैसे ही रट्टा मार लिए थे। अब बातें समझ में आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन को आप लोग महसूस किए हो कि जो है वह कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वह पेल ब्लू कलर का होता है। सॉलिड ऑक्सीजन होता है वह ब्लू कलर का होता है। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, यानी कि 3.08 ml ऑक्सीजन जो होगा वह 100 ml वाटर में STP में सॉल्युबल होता है। क्लियर। और ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17, 18 इसका एटॉमिक मास। तो कहते हैं कि इस आइसोटोप्स के भी कारण के साथ अगर H2O बने, जैसे कि H2O बने और ऑक्सीजन जो हो 18 वाला हो तो इसको भी हम हेवी वाटर कहते हैं। ऐसे तो केमिस्ट्री वाले जानते हो कि D2O को भी हेवी वाटर कहते हैं, लेकिन इसको भी हम हेवी वाटर कहते हैं। क्लियर। तो एक चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि ऑक्सीजन का भी अगर 18 वाला कंपाउंड्स मिल जाए तो इसको भी हम लोग हेवी वाटर के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बाद एक चीज़ बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी ये होता है कि ऑक्सीजन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि O2 में बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी अब पैरामैग्नेटिक होता है। तो क्यों पैरामैग्नेटिक होता है। तो 11th में आप लोग MO2 थ्योरी पढ़े होंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो डायग्राम बनता है, इस डायग्राम के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वह पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कहता है कि यह न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका लिटमस टेस्ट हम करके समझ सकते हैं। कंबुक्शन को सपोर्ट करता है। जो भी कंबुक्शन रिएक्शन होता है, जो भी कंबशंस होते हैं वो ऑक्सीजन का ऑप्शंस में तो होंगे नहीं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कहते हैं मेटल से भी रिएक्ट कर लेता है। तो मेटल से जो रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे N2O होगा, MgO से सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स है। M40 ऑक्साइड भी बनाता है। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करे तो ऑक्साइड बनाए तो उसको M40 ऑक्साइड्स होता है। कहता है कि यह हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके 2NO बनाता है। इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हो कि 33 यानी कि 3300 यानी कि 3300 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो इतना टेम्परेचर तो हम लैब में दे नहीं सकते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में आप लोग पढ़े होइएगा कि जो थंडरिंग होता है, जो बिजली चमकती है, उसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ये सब भी रिएक्शन जनरली हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं। क्लियर। और यूजेस की बात करें तो कंबशन में ऑक्सीजन चाहिए, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग में चाहिए, रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन का यूजेज है। ऑक्सीजन के बहुत सारे यूज आप लोग जानते भी हैं, लिख सकते हैं।
क्लियर। तो इसके साथ ही ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और हमको लगता है कि 1-2 वीडियो और होगा जिसमें ग्रुप 16 हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।